Hello students, on the previous video we discussed about टेरर ऑफ बंगाल, लेकिन उस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिफ़ाइन करेंगे कि टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वाटर हाइसिनथ इज़ नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज इट इज़ एन इन्वेसिव वीड। एक तो ये इन्वेसिव वीड है और एक एलियन इन्वेसिव वीड है। अब एलियन इन्वेसिव वीड का मतलब क्या है और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो वाटर हाइसिनथ की पिक्चर हमने लास्ट टर्न पे देख ली थी, राइट। वाटर हाइसिनथ के बारे में कि ऑफसेट से रिप्रोड्यूस होता है एंड ऑल दैट, वो तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन ये एलियन इन्वेसिव वीड और इसको टेरर ऑफ बंगाल हम क्यों बोल रहे हैं। सो सबसे पहले एलियन मीन्स फॉरेन से आई है, मतलब कि इंडिया की नहीं है। इन्वेसिव का मतलब ये अटैकिंग होती है, मतलब कि एक जगह बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में आती है। मतलब क्या है इसका कि ये बाकी सब ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देती। एक ऐसी वीड है। वीड मीन्स अनवांटेड, एक अनवांटेड प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसका कोई भी इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं है, हम उसको बोलते हैं वीड। ठीक है, ओके। सो इट इज़ एन एलियन इन्वेसिव वीड है एक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। अब इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो उसको समझते हैं। इट कवर्स द सरफेस ऑफ पॉन्ड, क्योंकि ये सरफेस जो है पॉन्ड का, मतलब कि कोई भी एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी हुई। स्टैंडिंग वाटर बॉडी का मतलब कोई भी एक ऐसी वाटर बॉडी जिसमें जो वाटर है वो रुका रहता है, वो बहता हुआ पानी नहीं है, लाइक अ पॉन्ड। तो उसके सरफेस को ये कवर कर लेता है ये वीड जो है। ठीक है, और इसके कवरिंग की वजह से क्या होता है कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब उनको ऑक्सीजन कैसे नहीं मिल पाती है, तो लेट्स सी दैट। अगर हम मान लें ये एक सरफेस है पॉन्ड का, ठीक है, पॉन्ड का ही सरफेस है और हम कह रहे हैं ये एक वाटर हाइसिनथ हमने इंट्रोड्यूस करा था, तो ये अपने ऑफसेट प्रोड्यूस करेगा और एक और बना लेगा, अपना एक ऑफसेट प्रोड्यूस करेगा, एक और, तो लाइक दैट ये अपना ऑफसेट प्रोड्यूस कर करके अपनी ग्रोथ बहुत करा लेगा और पूरे के पूरे सरफेस पे कवर अप हो गया, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब सरफेस के ऊपर तो एयर है और सरफेस के नीचे, वाटर सरफेस के नीचे तो वाटर ही होगा, तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है, मतलब कि नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो पानी में फिशेस प्रेजेंट होती हैं, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब सरफेस से कोई ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एक टाइम तक ही चलेगी और वो एक टाइम के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तब ये फिशेस भी डेड हो जाती है, ये भी मर जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसलिए कहा गया है ये टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये पॉन्ड में जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डेड कर देता है, उनको डेथ के लिए, उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमने लिखा है विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, मतलब उनसे पीछे छुड़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। एज इट प्रोपगेट्स, मतलब कि डिवाइड करता है एट अ फिनोमिनल रेट, बहुत ज़्यादा रेट से, बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कहा गया है टेरर ऑफ बंगाल। और ये क्या करता है कि स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे समय में ये पूरे के पूरे सरफेस को, वाटर के सरफेस को कवर अप कर लेता है। ठीक है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ ऑफ फिशेस। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ओके ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही बहुत पढ़ रखा है अपनी लोअर क्लासेस में, बट स्टिल हम इसके बारे में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम नहीं जानते हैं, उससे अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने यहाँ पर जनरलाइज करने की कोशिश की है इस चैप्टर में। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि उस
पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट को हम प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकें, एज वेल एज उस कॉन्सेप्ट को हम एनिमल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ऐसा हमें कॉन्सेप्ट ढूंढना था, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक जनरलाइज्ड वे में पढ़ सकें, कि उसको हम टर्म दे सकें कि एक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ रखा और अब जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स सी दैट। ओके, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। उसमें एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। ओके, दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। मतलब कि पहले फॉर्मेशन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, और फिर ये दोनों गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे टू फॉर्म अ जाइगोट, राइट। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है हमने, कि गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, राइट। और ये जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड होता है, राइट। ये हमने पढ़ रखा है। अभी जो जाइगोट होता है ये डेवलप करता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। और ये जो नया ऑर्गेनिज्म है इसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं, एंड दैट इज़ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू बॉर्न भी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। बट यू शुड नो व्हाट इज़ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग पता होना चाहिए कि ऑफस्प्रिंग एक्चुअली में टर्म यूज़ होता है फॉर अ न्यू बॉर्न और न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इसमें 3 फेजेस होती हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहली जो फेज़ है वो जुवेनाइल फेज़ होगी, उसके बाद सबसे पहली फेज़ है जुवेनाइल फेज़, उसके बाद आती है एक रिप्रोडक्टिव फेज़, सेकंड फेज़ है ये, और थर्ड आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़। मतलब कि जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव और इसके बाद ये। अब ये फेजेस एक्चुअली में क्या हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टाइमलाइन लेते हैं, मतलब कि एक टाइम पीरियड लेते हैं। हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का यहाँ इस टाइम पर बर्थ हुआ है, और ये वाला जो टाइम है यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उसकी बर्थ हुआ उसका और उसकी डेथ हो गई। अब बीच में हमने 2 लाइन्स और ड्रॉ करी, क्यों, क्योंकि हमें ये रिप्रेजेंट करना है अब बीच में क्या हुआ। मतलब कि एक अब टाइम पीरियड आ जाता है ये वाला, राइट, और एक टाइम पीरियड आ जाता है ये वाला, और एक टाइम पीरियड आ जाता है ये वाला, राइट। तो जो ये बर्थ के जस्ट बाद वाला जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, तो इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन करता है। किस तरीके से वो गेन करता है, क्या क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में और अब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो बर्थ से लेकर के जब तक वो ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं गेन कर लेता, हम उसको क्या बोलते हैं कि ये अपनी जुवेनाइल फेज में है। मतलब कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो ड्यूरेशन है, इट इज़ नोन एज जुवेनाइल फेज। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद ये जो सेकंड मार्कर है हमारा, राइट, दिस वन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ने अब अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर ली है। मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन को आगे करने के लिए वो केपेबल है, और अब वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो चुका है, ठीक है। अब जब वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर है, दैट मीन्स अब वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि नेक्स्ट फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि इस समय में जो सेकंड वाला जो ये ड्यूरेशन है, इस टाइम ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद की जो ड्यूरेशन है उसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वाला फेज, या फिर इसको हम प्लांट्स में सेनीसेंट, या फिर इसको प्लांट्स में हम सेनीसेंट फेज भी बोल देते हैं, सेनीसेंट फेज, ठीक है। ओके, यानी कि ये था ना हमारा नंबर 3। जुवेनाइल फेज एनिमल्स में बोला जाता है। अगर हम जुवेनाइल फेज को प्लांट्स की
प्लांट्स में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम उसको टर्म देते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है, हम उसको टर्म देते हैं वेजिटेटिव फेज। ओके, तो यानी कि सबसे पहले आएगा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब वो अपनी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन करेगा, फिर वो अपना रिप्रोडक्टिव फेज करेगा, मतलब यहाँ सेकंड नंबर का जो ड्यूरेशन है, मतलब कि इस टाइम में वो अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। फाइनली वो जब थर्ड स्टेज में एंटर करेगा, अब वो रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं होगा। अब वो रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं है तो अब क्या करेगा, वो एक्चुअली में अब ओल्ड होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल अगर होगा भी तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वो एक्चुअली में डाई होने के लिए, मतलब उसकी डेथ को फेस करने के लिए उसकी जो बॉडी है वो डेथ की तरफ चलती चली जाएगी और फाइनली उसकी एक डेथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, वीट, तो वीट एक प्लांट है, तो उसका जब बर्थ होता है, मतलब कि जब सीड जर्मिनेट करेगा तब वो ग्रो करेगा। पहले तो इतना ग्रो करेगा कि वो रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब फ्लावरिंग वगैरह जो उसके सीड फॉर्मेशंस वगैरह हैं उस सब के लिए केपेबल हो जाए। जब फाइनली वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा तब वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, और जैसे ही उसने रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा, अपने पर्टिकुलर जो सीड्स हैं उसके, वीट के जो और सीड्स हैं वो जब उसे मिल जाएंगे तो फाइनली क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि वो क्या होगा, जैसे ही उसने सीड फॉर्मेशन करा वो ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा और फाइनली वो मर जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऐसा जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा, हमने क्या देखा कि ये वाला जो फर्स्ट वाली फेज़ है ये तो थी उन सब में, लेकिन सेकंड और थर्ड वाली बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो नहीं होती। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सेकंड के बाद थर्ड एकदम से आ जाए। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड एकदम से आ जाए और फिर थर्ड के बाद डायरेक्टली उसकी डेथ हो जाए, ऐसा हर एक में नहीं होता है। मतलब कि कुछ जैसे ट्रीज़ हैं जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, लाइक मैंगो, तो उसमें क्या होता है, प्लांट अपना रिप्रोडक्शन करता है, मतलब वो मैंगो प्रोड्यूस करता है, फिर वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ में, सेनेसेंट फेज़ में टेम्परेरीली जाता है, मतलब कि अपना पतझड़ शायद बीच में थोड़ा बहुत टाइम के लिए दिखा दे। ठीक है, लेकिन वो वापस से अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ में आता है, वो डेथ की तरफ नहीं जाता, वो मरता नहीं है, वो वापस से अगले साल रिप्रोडक्शन करता है और वापस से वो मैंगो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो फेजेस हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेटली और वेल डिफाइंड टाइमलाइन के साथ ही हर एक ऑर्गेनिज्म में फॉलो होंगी, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये अच्छी तरीके से फॉलो होती है। कैसे फॉलो होती है और किस किस में नहीं होती उसको हम अब देखते हैं। ठीक है, ओके। सो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। ये हमने पढ़ लिया है। एनुअल प्लांट्स जो होते हैं और जो बाइनियल प्लांट्स हैं वो दे शो वेरी क्लियर फेजेस। उसमें जो फेजेस हैं ये बहुत क्लियर कट हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ पेरिनियल प्लांट्स, मतलब कि जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, सम ऑफ देम एग्जिबिट, कुछ क्या करते हैं, अनयूजुअल फिनोमेना फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब वो इस फेजेस की जो ये साइकिल है कि पहले जुवेनाइल, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, इससे थोड़ा सा वो भटक जाते हैं। ठीक है, ऐसा केवल प्लांट्स में ही नहीं होता, ऐसा कभी कभी एनिमल्स में भी हो जाता है। ठीक है, ओके। आफ्टर दिस, अब ऐसा किन किन प्लांट्स में है तो उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, केवल एक ही बार अपनी लाइफ टाइम में वो फ्लावर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्लांट है नीला कुरंजी, जो कि फ्लावर करता है कब, 12 ईयर्स में एक बार। फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल में एक बार। आपकी NCERT में एक डेटा गिवन है कि लास्ट टाइम ये जो फ्लावर करा था वो 2006 में करा था एज़ पर NCERT। तो इसमें 12 साल जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर ऑफ 2018 जो कि निकल चुका है। तो अब ये आगे मतलब फ्यूचर में कब फ्लावर करेगा, अक्टूबर 2030 जो अब आने वाला है। ठीक है, तो कुछ सालों बाद जब 2030 आएगा अक्टूबर, तब ये नीला कुरंजी स्ट्रॉबिलस जो प्लांट है वो फिर से फ्लावर करेगा। ठीक है,
Okay. Now about this, not only plants, some of the animals exhibit different than usual reproductive methods. मतलब जो हमने भी एक प्लान सेटअप करा था कि पहले जुवेनाइल, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़, वो एक एनिमल को भी फॉलो करना चाहिए था, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो डिफरेंट देन यूजुअल रिप्रोडक्टिव मेथड शो करते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं और वो क्या रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स सी। तो कुछ नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जो बेसिकली ऐसे मैमल्स हैं जो कि हम उनको बोलते हैं कि उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, साइक्लिक चेंजेस मतलब कि एक टाइम बाद वो चेंजेस फिर दोबारा रिपीट होते हैं, ठीक है। और उन चेंजेस की वजह से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही, इसीलिए हम उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और उनमें वेल डिफाइंड मार्क्ड होती है ऑयस्ट्रस साइकिल। ये ऑयस्ट्रस साइकिल क्या है? ऑयस्ट्रस साइकिल ऐसे मैमल्स में फीमेल्स में चलती है, और उन फीमेल्स में, जैसा कि ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ऐसे ही उन मैमल्स में ऑयस्ट्रस साइकिल चलती है, लाइक काउ, लाइक डॉग। तो इन सब मैमल्स में, लाइक टाइगर हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, तो इन सब में ऑयस्ट्रस साइकिल चलती है, और ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। थ्रू आउट मतलब पूरे साल भर में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉट कंटिन्यूस ब्रीडर्स। वेयर एज इन प्राइमेट्स के केस में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो इट इज़ मार्क्ड बाई मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स में क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट चलती है, और इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें चलती है हम उनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें चलती है, ठीक है। और बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन, ठीक है, ओके। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमने अभी बात करी, या फिर जो ऑयस्ट्रस साइकिल की बात करी, ये फीमेल्स में ही चलती है, ठीक है, मैमल के फीमेल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। उसमें क्या होता है कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनता है, और फाइनली एक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब ये है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मतलब कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ठीक है, उसकी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, ओके, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इवेंट्स का मतलब ये है कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन थिंग इज़ कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले मेल और फीमेल गैमीट बनने तो चाहिए, राइट। अगर वो बनेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो फर्टिलाइजेशन होना डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल गैमीट कैसे बन रहे हैं, कब तक बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को पास भी आना होगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद उससे बनेगा एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो प्री का मतलब यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और बीच में हम फर्टिलाइजेशन तो पढ़ते ही हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अब इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 मेन स्टेजेस ही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, पर इनकी डिटेल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे आएंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं हमें ये भी पता होना चाहिए।
तो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से ऐसे इवेंट्स हैं? तो दो ही मेन इवेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। और जो सबसे पहला इवेंट है उसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि गैमीट का प्रोडक्शन, गैमीट का फॉर्मेशन या गैमीट का जनरेशन, मतलब यहाँ पर गैमीट प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से गैमीट प्रोड्यूस होंगे? एक मेल और एक फीमेल। एक मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा और एक फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। अब जब ये दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए, अब ये आपस में फ्यूज करें, फर्टिलाइजेशन हो उससे पहले इन दोनों का आसपास आना ज़रूरी है, यानी कि गैमीट ट्रांसफ़र, यानी कि जो दूसरा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो है गैमीट ट्रांसफ़र। अब गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब जैसे कि पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन एक एग्जाम्पल है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो ये जो गैमीट ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब जो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा की तरफ जो जाता है, ओवरी के अंदर जो एग है उसकी तरफ उसकी जाने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं कि गैमीट ट्रांसफ़र हो रहा है। गैमीट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ इन दिस केस फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बताएं तो फर्टिलाइजेशन सिंपली क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, राइट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो बच जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो इवेंट होगा कि क्या बनेगा? जाइगोट। अब आप सोच रहे होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा या फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बनता है, तो ये तो फर्टिलाइजेशन में आना चाहिए, राइट। दिस कुड बी अ कन्फ्यूजन, तो इसको मैं अभी दूर कर दूंगा। और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब होता क्या है एक्चुअली में, देखिए, एक हमारे पास मेल गैमीट है और एक हमारे पास फीमेल गैमीट है, राइट। ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे। तो ये फ्यूज़ का मतलब ये होता है एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन में कि इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन, मतलब कि इन दोनों का पास पास आना। जब ये पास पास आएंगे उसकी वजह से क्या होता है, दोनों के दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं। ये जो फ्यूज़ करते हैं, कैसे फ्यूज़ कर जाते हैं, लेट्स सी। ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ कर गए और इस तरह से फ्यूज़ करते हैं कि इन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो भी अल्टीमेटली फ्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन इनका केवल और केवल फ्यूजन वाला पार्ट, इनका पास आना और फ्यूजन वाला पार्ट ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की वजह से एक जाइगोट बनता है, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर जो भी होगा प्रोसेस वो किस में आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अब ख़त्म हो चुका है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, इन दोनों का पास पास आना और इन दोनों का फ्यूजन हो जाना, और फाइनली जब ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे फाइनली, तब जा कर के वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बना वो किस में आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एकदम से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एकदम से नहीं, मतलब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रियो फिर बाद में जा कर के वो क्या बनाएगा, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा उसमें, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब कि उसके उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, वो ऑर्गन्स बनाएगा एज पर दी ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट है तो प्लांट के ऑर्गन्स, और एनिमल है तो एनिमल के ऑर्गन्स बनाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला इवेंट
प्री फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, फिर हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफ़र, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मतलब कि फर्टिलाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट, और फिर हम पढ़ेंगे फाइनली एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, ये सब हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। प्री फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट इवेंट है गैमेटोजेनेसिस वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ओके, थैंक यू।